बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड तक हमारी बात पहुंची थी। तो आज हम यहीं से बात शुरू करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक डायग्राम बनाने के लिए बोला था। मैंने कहा था मार्केट डिमांड का डायग्राम बनाइए। तो आप में से कितने लोगों ने मार्केट डिमांड का डायग्राम बनाया? और वो कैसे बनाना था? बड़ा सिंपल वे था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो मुश्किल बात नहीं थी। अगर आप बना लेते तो अच्छी बात थी। अगर मैं उसको यहाँ बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पे प्लॉट कर देता हूँ चीज़ों को, तो इसमें वो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने, मतलब यानी कि जो टोटल क्वांटिटी डिमांडेड थी उसको आपने प्लॉट करना था। कहाँ पर? एक्स एक्सेस पर। और आपने प्राइस को कहाँ प्लॉट करना था? वाई एक्सेस पर। ठीक है। तो अगर ये हमारे लिए 1000 है, तो 1000 का जो हाफ है वो कितना बनेगा? 500। और फिर 500 का हाफ क्या बनेगा? 250। ऐसा ही था। तो ये आपको लेके जाना है कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 3 चाहिए आपको, 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या लें आप? तो जब जब मार्केट में प्राइस जो है वो कितनी है? वन थाउजेंड। तो ओवरऑल कंज्यूमर्स जो हैं वो मार्केट में कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? 3 यूनिट्स। ठीक है जी, किसी भी प्रोडक्ट की। उसके बाद जब मार्केट में क्या कहते हैं जनाब, प्राइस जो है वो 500 रुपये है, तो लोग उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? ठीक है जी। और जब मार्केट में प्राइस जो है वो कितनी है? 250। तो ओवरऑल जो कंज्यूमर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? 40। तो अगर अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूंगा, तो एक कर्व बन जाएगा जिसको डिमांड कर्व बोलूंगा। तो पिछले वाले डिमांड कर्व में और इस वाले डिमांड कर्व में कोई फर्क नहीं है, बस वो एक अकेले बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये मार्केट में मौजूद तमाम कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तमाम लोगों की तरजीहात को बयान कर रहा है, ये तमाम लोगों के प्रेफरेंसेस को बयान कर रहा है कि लोग क्या प्रेफर करते हैं मुख्तलिफ प्राइसेस पर। बस इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इस डिमांड कर्व को हम क्या बोलेंगे बेटा?
इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। क्या नाम देंगे इसको? मार्केट डिमांड कर्व। ये आपके सामने आ गया। कोई मुश्किल बात हो तो बताइए। ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने सवाल किया कि सर क्या इसका ये कर्व होना जरूरी है? नहीं, आप इसको देखिए, मेनली डिमांड के अंदर आपको जो चीज कन्वे करनी है एग्जामिनर को, वो एग्जामिनर को कन्वे करना है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बस। अब वो इनवर्स रिलेशनशिप जो है स्ट्रेट लाइन बनाकर भी कन्वे किया जा सकता है, किताबों के अंदर बना हुआ है। हाँ, लेकिन ओरिजिनल शेप डिमांड कर्व का थोड़ा कर्व शेप है, कॉन्वेक्स शेप होता है। लेकिन कोई स्ट्रेट लाइन बनाता है तो यहाँ कोई हर्ज नहीं है इस चीज के अंदर। तो आप ऐसा डेटा रख सकते हैं जिसमें आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये डेटा याद ना हो रहा हो, या आपको इस तरह के डेटा को याद करने में कोई मुश्किल होती हो, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन नेगेटिव स्लोप, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ अभी, आप उस डेटा को देखिएगा और फिर हम इसको देखते हैं, मजीद चलने के चलते हैं आगे। अच्छा, अब क्या करना है? चले एक काम करते हैं ना, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं। अब यहां पर मैं डिफाइन कर दूं किस चीज को? इंडिविजुअल डिमांड को। ठीक है, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? when an individual consumer expresses his preference of quantities of good eggs at different given at different given price
levels. In a given period of time. ठीक है। When an individual consumer, कोई जब इंफरादी कंज्यूमर एक्सप्रेस करता है, अपनी तरजीहात को बयान करता है, किस चीज के बारे में? क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स की क्वांटिटीज के बारे में कि वो क्या खरीदने के लिए विलिंग और एबल है. When individual consumer expresses his preference of quantities of good eggs at different given price level in a given period of time. तो जब कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी तरजीहात को बयान कर देता है कि वो किस चीज की कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए विलिंग और एबल है और किस प्राइस पे कितना विलिंग और एबल है, तो इस चीज को बयान करने का नाम क्या है? इंडिविजुअल डिमांड, उसकी इंफरादी डिमांड, कि वो इंफरादी लेवल पर चीजों को क्या डिमांड करता है. लेकिन ये इंफरादी रवैया जो है वो मार्केट में सबका एक इज्तमाही रवैया क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है. ठीक है जी. उसको हम नाम क्या देंगे? मार्केट डिमांड का. तो व्हाट इज मार्केट डिमांड? उसको लिखते हैं. ये लिख चुके सब लोग बेटा? ये लिख चुके सब लोग? चले. नाउ अब मार्केट डिमांड क्या है? हाउ टू डिफाइन मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड is the sum of all individuals demand, that is when all individual consumer express their preference of quantities of good X for which they are willing and able to buy at different given price levels in a given period of time. ठीक है जी. नाउ
व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड क्या है? बड़ा सिंपल सा, जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एक मार्केट में मौजूद हैं उन सबकी डिमांड का सम कर दें, उन सबकी डिमांड शेड्यूल का सम कर दें। तो जब उनके आप डिमांड शेड्यूल का सम कर देंगे तो आपको एक कॉलम मिल जाएगा जो उन्हीं प्राइसेस पर सबकी कलेक्टिवली क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रहा होगा। तो जो कलेक्टिवली क्वांटिटी डिमांडेड है तमाम कंज्यूमर्स की, वो क्या है? मार्केट डिमांड। दैट इज व्हाट? व्हेन ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, जब तमाम कंज्यूमर्स मिलकर एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, जब यानी ऐसा डिमांड जिसमें तमाम लोगों की क्वांटिटीज क्या हो, शामिल हो, ऑफ गुड एक्स, किसी भी चीज, एक चीज की, इट मीन वो चीज कॉमन होगी सबके दरमियान। इट मीन सब अगर राइट्स की बात करना, सब राइट्स की बात कर रहे हैं, सब अगर एप्पल्स की बात कर रहे हैं तो सब एप्पल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गुड एक्स का मतलब क्या है? अगर फ्रूट मार्केट है तो फ्रूट की बात हो रही है, वेजिटेबल मार्केट है तो वेजिटेबल की बात हो रही है, मिल्क मार्केट है तो मिल्क की बात हो रही है, ठीक है जी। राइस मार्केट है तो राइस की बात हो रही है। तो जिस चीज की मार्केट है उस चीज पे सब मुश्तरका क्या कर रहे हैं? अपने अपनी अपनी डिमांड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, for which they are willing and able to pay at different given price levels in a given period of time, ठीक है। यानी एक मखसूस वक्त के अंदर जो सबकी तरजीहात हैं अगर वो इकट्ठी कर दी जाएं तो वो उस वक्त के मार्केट के बिहेवियर को क्या करेंगी? तय कर देंगी। कोई मसला यहां तक या नहीं? जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज बेटा, ठीक है। और अब अगर किसी को वो वाला डेटा याद करने में परेशानी होती हो तो उसके लिए एक और तरीका है। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर आपके सामने एक नया डेटा रख देता हूं। डिमांड शेड्यूल, price of good X, quantity demanded by A, quantity demanded by B, quantity demanded by C, and total quantity demanded. ठीक है। अब प्राइस की एक रेंज रखता हूं, फिफ्टी, 40, 30, 20 एंड 10। आसान रखी प्राइसेस, 50, 40, 30, 20 और 10। यानी प्राइसेस को 50 से डिक्रीज करता हुआ कहां तक ला रहा हूं? 10 तक, या नीचे 10 से इंक्रीज करता हुआ कहां ला रहा हूं? 50 तक, ठीक है। जिसको जिस तरह आसान लगे। तो 50 रुपये, अगर देखिए फर्ज कर लें कि भाई ए बी सी ये जो 3 लोग हैं ये मार्केट में फ्रूट खरीदने जा रहे हैं, तो एक घर से ये सोच लेके निकलता है कि यार अगर मार्केट में फ्रूट 50 रुपए किलो हुआ तो मैं तो उस पर कुछ भी नहीं खरीदूंगा, ठीक है जी। मेरी 50 रुपए के ऊपर विलिंगनेस और एबिलिटी जीरो है। अब वो कंटेक्स्ट मैंने कल रख दिया बैकग्राउंड में कि वो इनकम भी है और इनकम के अलावा और चीजें भी हैं, लेकिन फिल वक्त अब इसको अब वो कंटेक्स्ट बन गया। अब उसको विदाउट कंटेक्स्ट समझें कि ए बोलता है 50 रुपए, अगर मार्केट पहुंचा और फ्रूट की कीमत क्या निकली? 50 रुपए पर केजी, तो फिर इस 50 रुपए पर केजी में मेरी विलिंगनेस और एबिलिटी जीरो है। बी कहता है कि मैं ए से ज्यादा बेहतर हूं, तो मैं 50 रुपए पर केजी पर मैं 1 केजी फ्रूट परचेज कर लूंगा। सी कहता है मैं बी से बेहतर हूं, तो मैं 50 रुपए पर केजी पे 2 केजी फ्रूट परचेज कर लूंगा। तो अगर मार्केट में कीमत वाकई 50 रुपए होगी तो उस वक्त मार्केट में टोटल क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है? फ्रूट की 3 केजी।
लेकिन अगर मार्केट में फ्रूट की प्राइस जो है वो 40 रुपए पर केजी है, तो ए बोलता है हाँ भाई अब मैं 1 यूनिट परचेज कर लूंगा, अब मैं 1 किलो फ्रूट परचेज कर लूंगा। बी बोलता है मैं 2 किलो परचेज कर लूंगा। सी बोलता है मैं 3 किलो परचेज कर लूंगा। तो अगर मार्केट में कीमत 40 रुपए पर केजी है, तो इस तरह मार्केट में फ्रूट की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 6 केजी फ्रूट बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर मार्केट में फ्रूट की कीमत जो है वो 30 रुपए पर केजी है, तो ए बोलता है अब मैं 2 केजी खरीद लूंगा। बी बोलता है अब मैं 3 केजी परचेज कर लूंगा। और सी बोलता है अब मैं 4 केजी परचेज कर लूंगा। तो इस तरह कितना हो जाएगा ये आपके सामने 9। ठीक है जी। और अगर प्राइस 20 रुपीज पर केजी है, तो ए बोलता है कि मैं इस पे 3 केजी परचेज कर लूंगा, बी बोलता है मैं 4 केजी, और सी बोलता है मैं 5 केजी। तो टोटल क्वांटिटी डिमांड कितनी है 12। उसके बाद अगर प्राइस 10 रुपए पर केजी हो जाती है फ्रूट की, तो ए बोलता है भाई मैं 4 केजी परचेज कर लूंगा, बी बोलता है मैं 5 केजी, और सी बोलता है मैं 6 केजी। टोटल कितना हो गया 15। तो अगर आप इसका डायग्राम बना लेंगे तो डायग्राम यहाँ भी इनवर्स बनेगा, लेकिन डायग्राम बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो डेटा ऐसा रख दिया कि अगर किसी को डिफिकल्टी हो डेटा याद करने में, तो ये डेटा बड़ा आसान है, इंशाल्लाह उसको डेटा याद रहेगा। क्या ख्याल है आप लोग, जवाब दीजिए। ठीक है जी, क्वांटिटी डिमांड कहाँ प्लॉट किया आपने? प्राइस। ठीक है, अब देखें जरा, 0 3 3 का डिफरेंस है ना, 3 6 9 12 15। ठीक है जी, प्राइस 10 20 30 40 50। जवाब दे। तो अगर प्राइस 50 रुपए पर केजी है, तो 50 रुपए पर केजी पे पूरी मार्केट में कितना फ्रूट डिमांड किया जा रहा है? और अगर प्राइस जो है वो 40 रुपए, इसमें कर्व नहीं आएगा ना, ये तो बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, लेकिन रिलेशनशिप तो इनवर्स ही शो होगा ना।
ठीक है। अब अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को मिला देंगे, जब आप पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को आप क्या नाम दें? डिमांड कर्व। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या शो करना है कि हाउ यू रिएक्ट अगेंस्ट द प्राइसेस। ठीक है, तो कर्व होना ना होना इसमें मैटर नहीं करता बेटा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू शो व्हाट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किताबें आप पढ़ेंगे तो किताबों के अंदर आपको डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन के तौर पे मिल जाएगा, और किताबों के अंदर आपको डिमांड कर्व जो है वो कर्व भी मिल जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिकल कर्व है। ठीक है, बस फर्क ये होगा, कर्व होगा तो डिमांड कर्व जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन कहलाएगा, और जब स्ट्रेट लाइन होगा तो डिमांड कर्व लीनियर फंक्शन है। अब क्यूएमटी के अंदर आपने इक्वेशन में डिमांड फंक्शन देखा हुआ है, ये वही डिमांड फंक्शन है जिसको आपने क्यूएमटी की इक्वेशन में देखा हुआ, और वहां पर डिमांड फंक्शन जो था वो लीनियर भी था और नॉन लीनियर भी था। अगर आपको याद हो, याददाश्त हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो याददाश्त तो आई जानी है दोबारा से। ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि चीजें अब ये आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, ये फायदे वाली बात भी है। तो वहां पर डिमांड कर्व का आपने मैथमेटिकल फंक्शन लीनियर भी देखा है, और वहां पर आपने डिमांड कर्व का मैथमेटिकल फंक्शन नॉन लीनियर भी देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने पहले बनाया था वो नॉन लीनियर था, और अब जो बनाया है मैंने वो डिमांड कर्व को लीनियर बनाया है। तो डिमांड कर्व लीनियर भी मुमकिन है और नॉन लीनियर भी पॉसिबल है, इसमें कोई इशू नहीं। सही है। प्राइमरीली क्या दिख रहा है आपको बेटा? प्राइमरीली आपको ये दिख रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है किससे? प्राइस से। बस डिमांड कर्व आपको ये कन्वे करेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम, ये डेटा आपके लिए आसान रख दिया। ये भी मार्केट डिमांड बना दिया आपके सामने। क्यों मार्केट डिमांड है ये? जो कि 3, 6, 9, 12, 15 जो है ये किसी एक कंज्यूमर का क्वांटिटी डिमांड का सम नहीं है, बल्कि ये तमाम इंडिविजुअल डिमांड की, इंडिविजुअल डिमांड्स की क्या है, तमाम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड का क्या है, सम है। जवाब दीजिए। अच्छा, यहां तक तो क्लियर चल रहा है ना सब कुछ? ओके ना। अब आ रहे हैं मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। तो लगा लें हेडिंग बेटा। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? किसने पढ़ा वैसे? क्या पढ़ा बताइए? क्या पढ़ा, किसी को याद है? चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किस चीज को शो कर रही है? कंज्यूमर्स के बिहेवियर को। अच्छा, अब इसको लॉ क्यों बोल रहे हैं बेटा? लॉ का मतलब क्या है? लॉ, और इसको जब मैं लिखूंगा उर्दू में यहाँ पर, तो लॉ का मतलब तो उर्दू में क्या होता है? कानून होता है। ठीक है,
और जब मैं इसको उर्दू में लिखूंगा तो बोलूंगा इसको कानून तलब। इकोनॉमिक्स का कानून है तलब। तो व्हाट इज कानून? कानून क्यों बोल रहे हैं इसको, लॉ क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ ग्रेविटी। नहीं बेटा, लॉ बोलने के मतलब देखें, लॉ का मतलब ये देखें, एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है, अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है, तो क्या उसको उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई शख्स जुर्म करता है, बेटा अमान थोड़ी देर रुक जाइएगा बेटा। अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो क्या उसको उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए? ये जो आपने यस कहा ना, ये आपका बिहेवियर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि मुजरिम को जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। दिस कॉल्ड व्हाट? जनरल बिहेवियर। लॉ मींस जनरल बिहेवियर, यानी सब लोग एक ही राय रखते हैं। तकरीबन सब लोगों की राय क्या है? एक ही है। तो लॉ का एक 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 मायना क्या हुआ? जनरल बिहेवियर। समझे बात को या नहीं? अब मसला क्या होगा, क्या सजा मिलनी चाहिए, इस पे इख्तलाफ हो सकता है। सजा क्या दें? चोरी करने वाले को सजा क्या दें? उसको कैद कर दें, उसको डेथ पेनल्टी दे दें, उसके हाथ काट दें, मतलब चोरी करने वाले के साथ करें क्या? यानी सजा क्या दें ये अलग मसला है, सजा दें इस पे सब मुत्तफिक है। क्या ख्याल है? जवाब दें। इसका मतलब क्या हुआ? सबने एक जैसा बिहेवियर शो किया कि हाँ सजा मिलनी चाहिए। तो जहां भी लोगों का बिहेवियर एक जैसा बन जाता है, वहां पर लफ्ज लॉ अप्लाई हो जाता है। और ये लॉ से मुराद लेजिस्लेशन वाला लॉ नहीं है, ये बिहेवियर लॉ है। बिहेवियर मतलब सबका बिहेवियर ऐसा है, हर कंज्यूमर ऐसे ही बिहेव करेगा। जितने भी कंज्यूमर्स हैं दुनिया के अंदर, अगर वो कंज्यूमर का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं तो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। उनका बिहेवियर ऐसा ही होगा जैसे बताया जा रहा है। तो क्या बिहेवियर होगा उनका? बड़ी सिंपल सी बात है, वो क्या बिहेवियर होगा उसको समझना है हमने। तो उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टर्म क्या है? अदर थिंग्स remaining constant। ठीक है जी। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसके लिए बहुत सारी बातें इस्तेमाल हो सकती हैं। इस लाइन को रिप्लेस किया सकता है किससे? अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज ceteris paribus, ceteris paribus, all
L's are equal. Other things remaining constant, other things remaining unchanged, ceteris paribus, all L's are equal. जो टर्म है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इसके बदले ये तीन और टर्म्स हैं जो इस्तेमाल किया सकती हैं. आप अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट के बजाय क्या लिखें, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज, या आप उसके बदले क्या लिखें, सेट्रिस पैरिबस, या क्या लिखें, ऑल एल्स आर इक्वल. तो ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं. अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ब्रैकेट को छोड़ के पढ़ूंगा. other things remaining constant, when the price of good x मतलब वही कोई भी चीज, when the price of good x rises, its quantity demanded decreases. When the price of good x rises, its quantity demanded decreases, and when the price of good x falls, its quantity demanded increases. ठीक है जी. तो ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, स्टेटमेंट शो कर रही है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर को. मतलब क्या बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज की कीमतों को बढ़ता हुआ देखता है तो वो इस तरह बिहेव करता है कि वो उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड में कमी वाकया कर देता है. मतलब उसको पहले से कम खरीदने के लिए विलिंग और एबल हो जाता है. एंड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, और जब वो ये देखता है कि किसी चीज की कीमतें कम हो रही हैं तो वो कीमतों का कम होना उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाते हैं. क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर उस चीज को खरीदने के लिए अब पहले से ज्यादा विलिंग और एबल हो जाएगा. यस और नो? क्या ये तमाम कंज्यूमर्स जनरली इस तरह ही बिहेव करते हैं कि नहीं करते? रिस्पॉन्स कीजिए बेटा, जवाब दीजिए आप सब. ऐसा ही है ना? ठीक है. अब मसला यहां पर ये है, देखिए अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो इकोनॉमिक्स के जो तर्ज बयान है उसको समझ नहीं पाते कि भाई ये क्या है. अब एक चीज समझिएगा, लॉ ऑफ डिमांड को बता समझेगा, जो बात बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिएगा और समझिएगा. लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट देते वक्त डिमांड को मुतासिर करने वाला जो प्राइमरी वेरिएबल है, प्राइमरी वेरिएबल मतलब जो की वेरिएबल है जिससे डिमांड फौरी तौर पे क्या होगी, मुतासिर होगी, वो प्राइमरी वेरिएबल जो है उसका नाम है प्राइस. यस और नो? प्राइस क्या करता है, प्राइसेस के तब्दील होने से आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या आती है, तब्दीली आती है. प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी कम हो जाती है, और प्राइसेस कम होती हैं तो आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है किसी भी चीज को खरीदने की. जवाब दें. लेकिन डिमांड को मुतासिर करने के लिए और वेरिएबल्स भी मौजूद हैं. डिमांड किसी एक वेरिएबल से मुतासिर नहीं होता.
प्राइस अकेला वेरिएबल नहीं है, देयर आर मेनी सेकेंडरी वेरिएबल्स। अब समझेगा जरा बात को, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको समझेगा ताकि मैं अपने टॉपिक की बेस बना सकूं कि मैं आपको समझा क्या रहा हूं। देखो समझना, फर्ज करो एक प्रोडक्ट है, उसकी कीमतें क्या हो गई, दुगनी हो गई, डबल हो गई, कीमतें बढ़ गई। अब कीमतें बढ़ने से मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई या कम हो गई? सबका रिस्पॉन्स चाहिए। एक प्रोडक्ट की कीमतें डबल होने से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई, कंफर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीमतें बढ़ने से परचेजिंग पावर में कमी आती है। कंफर्म कंफर्म। अच्छा, सिनेरियो नंबर 1 आ गया। अच्छा, खबर ये लगी, सुने एक दफा और सुने, अब इसको एक दफा और सुने। एक प्रोडक्ट है, उसकी कीमतें बढ़ गई, डबल हो गई, लेकिन मुझे खबर ये लगी है कि मेरी इनकम भी डबल हो गई है, मेरी आमदनी भी डबल हो गई है। अब बताइए मेरी परचेजिंग पावर पे क्या फर्क पड़ा? मेरी परचेजिंग पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतरीन। लेकिन बेटा अब इकोनॉमिक्स ये चाहती है कि तुम प्राइस को अलग कंसीडर करो और इनकम को अलग कंसीडर करो। मतलब तुम इस बात को इस तरह बोलो, तुम इस बात को इस तरह बोलो कि कीमतें बढ़ने से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई थी, लेकिन क्योंकि इनकम उसी परसेंटेज से बढ़ गई, तो जो परचेजिंग पावर में कमी आई थी कीमतों के बढ़ने से, वो कंपनसेट हो गई मेरी इनकम के बढ़ने से। यस और नो? जवाब दो। तो अगर मैं प्राइस को समझना चाहता हूं तो मुझे इनकम वाली बात नहीं करनी। यानी अगर मैं सिर्फ प्राइस पे फोकस हूं, मैं प्राइस पे फोकस हूं, तो मुझे इनकम वाली बात नहीं करनी, क्योंकि मैं प्राइस का डिमांड के साथ ताल्लुक समझना चाहता हूं। अगर मैं प्राइस के दरमियान में इनकम को लाऊंगा तो दो वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी? यस और नो? जवाब दें आप लोग। तो बाज दफा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को क्या कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है, नहीं कर सकता उसके इफेक्ट को? तो ये स्टेटमेंट सुनना यहां से, तो ये स्टेटमेंट यहां से शुरू होती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या मतलब? बीच में मत आना। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बीच में मत आना। किसके बीच में मत आना? दो चीजों के बीच में मत आना। वो दो चीजें क्या हैं? एक प्राइस है, दूसरी क्वांटिटी डिमांडेड है। इन दोनों के बीच में नहीं आना। कौन नहीं आएगा? हर वो चीज नहीं आएगी जो प्राइस के अलावा है और वो डिमांड को मुतासिर कर सकती है। तो वो तमाम चीजें जो प्राइस के अलावा डिमांड को मुतासिर कर सकती हैं, फिल वक्त उनको बोलो बीच में मत आना। इसलिए बीच में मत आना क्योंकि अभी हम प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ ताल्लुक समझना चाहते हैं। तो इस ताल्लुक को खराब करने के लिए, इस ताल्लुक को कंपनसेट करने के लिए बीच में कोई चीज नहीं आएगी। क्या ख्याल है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो तमाम चीजें कांस्टेंट रहेंगी जो प्राइस के अलावा हैं। वो तमाम चीजें कांस्टेंट रहेंगी, उन तमाम चीजों को बीच में नहीं आना है जो मुझे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को समझने में डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है। तो अगर मैं बोलता हूं सर कि कीमतें बढ़ती हैं तो क्वांटिटी डिमांड में क्या आती है, कमी आती है, लेकिन मैं साथ में ये बोलता हूं कि सर मेरी इनकम भी बढ़ गई, तो क्वांटिटी डिमांड में दोबारा इजाफा हो गया, मैं तो वहीं का वहीं रहा। तो प्राइस बढ़ने के बाद भी मेरी क्वांटिटी डिमांड वहीं की वहीं, आप बोलोगे सर क्वांटिटी डिमांड में कोई कमी नहीं आई, तो मैं ये बोलूंगा जनाब ये दो अलग अलग बातें हैं, इन दो बातों को अलग अलग करके समझो। कैसे समझो? कीमतें बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड में कमी आई,
लेकिन क्योंकि तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तो तुम्हारी इनकम के बढ़ने की वजह से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांड में क्या हुआ, इजाफा हो गया। तो इकोनॉमिक्स चाहती है कि आप एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से ताल्लुक अलग अलग करके समझो। तो जब आप अलग अलग करके समझते हो तो फिर आप बोलते हो कि दूसरे तमाम वेरिएबल्स जो मेरी डिसीजन मेकिंग को, मेरी विलिंगनेस को, मेरी एबिलिटी को मुतासिर कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूं। अज्यूम, प्रैक्टिकली दे आर नॉट कांस्टेंट, लेकिन मैं उनको अज्यूम कर रहा हूं दे आर कांस्टेंट, ताकि मैं क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के ताल्लुक को अच्छी तरह समझ जाऊं कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का आपस में क्या ताल्लुक है। क्या ये मेरी तमहीद, ये मेरी गुफ्तगू आपको समझ में आती है बेटा? कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, और ये अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट बोलने का मकसद क्या है? और फिर वही बात, डायग्राम बनेगा, डिमांड को मुतासिर करने वाले वेरिएबल जो हैं वो इनकम भी हैं, डिमांड को मुतासिर करने वाले वेरिएबल और भी हम सारे पढ़ रहे हैं। आगे जाके हम एक एक बात करेंगे, हम बीच में इन चीजों को लेकर भी आएंगे, लेकिन हम बीच में फिर उनको जब लेकर आएंगे जब हम प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप समझ चुके हों। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, वो तमाम वेरिएबल्स जो डिमांड को प्राइस के अलावा मुतासिर कर सकते हैं, उनको हमने कांस्टेंट अज्यूम किया। तो अगर वो तमाम वेरिएबल्स जो प्राइस के अलावा हैं वो कांस्टेंट हैं, तो फिर रिलेशनशिप सिर्फ शो होगा प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप ये है कि फिर प्राइसेस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड में कमी आएगी, और प्राइसेस कम होने पर क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा। इस चीज को नाम दिया गया लॉ ऑफ डिमांड का, और लॉ ऑफ डिमांड इज अ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, that is how consumer reacts on a price change while other things remaining are constant. yes or no? जवाब दीजिए बेटा आप सब लोग। तो other thing remaining constant, other things remaining unchanged, ceteris paribus, इस टर्म को सर्च कीजिएगा ये कहां से आई है। इस टर्म का मायना यही है, एग्जाम में एमसीक्यू आता है, ceteris paribus मींस, ऑप्शन लिखा हुआ है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑप्शन लिखा हुआ है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल एल्स आर इक्वल, ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि सबका मायना यही है। ठीक है, तो इसका मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ये कि जब हम दो वेरिएबल के ताल्लुक को आपस में समझ रहे हो तो बीच में उस ताल्लुक को खराब करने के लिए कोई तीसरी चीज नहीं आई। वो तमाम तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं चीजें जो हैं उनको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट अज्यूम किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये लैटिन वर्ड है, बिल्कुल लैटिन या ग्रीक, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन लैटिन, शायद लैटिन वर्ड, सेट्रस पैरेबस, लैटिन है। अच्छी बात है बेटा। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैंने एक बुनियादी स्टेटमेंट रखी, अब इस लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, स्टार्ट करें इसकी एक्सप्लेनेशन। अब होगा क्या बेटा, प्रैक्टिकली होगा, एग्जाम में जब लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, डिफाइन होगा, तो होगा ये कि पहले ये स्टेटमेंट आएगी अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट से लेकर यहां तक आखिर तक, फिर अब बीच में शेड्यूलर डायग्राम आएगा। अब क्योंकि मैं शेड्यूलर डायग्राम ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन एग्जाम में आंसर ड्राफ्ट करने के लिहाज से स्टेटमेंट पहले आ गई, फिर शेड्यूलर डायग्राम आया, फिर क्या आ गई, उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, अगर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जा रहा हूं, यानी मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं शेड्यूल और डायग्राम के जरिए,
और वो शेड्यूल डायग्राम में पहले ही बना चुका हूं ऊपर, सही है जी। तो आंसर ड्राफ्ट करते हुए आप ख्याल रखिएगा, पहले लॉ ऑफ डिमांड, फिर शेड्यूल और डायग्राम, और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन। याद रहेगा ना? तो यहां पर लिख देता हूं मैं वैसे, यहां शेड्यूल और डायग्राम ले बनाइए, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बना दिया है। तो मैं इसको दोबारा अब नहीं बना रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद अब उसके नीचे आएगी एक्सप्लेनेशन। वो क्या है? फ्रॉम द अबव schedule and diagram we can conclude the following main points. ठीक है जी। नंबर 1, there is quantity demanded is inversely related to प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्राइस से क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। ये कंक्लूजन है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन है। अब एक्सप्लेनेशन में हमेशा क्या होगा, रीजनिंग चाहिए होगी, क्यों, व्हाई। ये स्टेटमेंट हो गई, हाँ भाई डिमांड पढ़ के मालूम ये हुआ कि क्वांटिटी डिमांड का और प्राइस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेनेशन के नाम से, तो रीजनिंग लेनी पड़ेगी, रीजनिंग ऐसा है क्यों, व्हाई। तो उसको लेके चलते हैं आगे बेटा। नंबर 2, as the price of good X rises, demand curve contracts to the left, representing decrease in quantity demanded due to decrease in purchasing power and
विलिंगनेस टू बाय। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आ गई। एज द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, जब किसी चीज की कीमतें बढ़ती हैं, डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? सिमट जाना। डिमांड कर्व जो है वो सिमट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टू द लेफ्ट। आप डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चले जाते हो, और वो जो पॉइंट अब ऊपर की तरफ जाते हो, प्राइसेस क्या कहते हैं, जब बढ़ती है तो डिमांड कर्व सिमट जाता है, डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट टू द लेफ्ट। और जब डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट टू द लेफ्ट होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, ड्यू टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। जब कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट टू द लेफ्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट टू द लेफ्ट होने का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांड में क्या आती है? कमी आती है। और वो क्वांटिटी डिमांड में कमी क्यों आती है? क्योंकि कीमतें बढ़ने से एक तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। दूसरा, कीमतें बढ़ने से उनकी विलिंगनेस भी मुतासिर हो रही है। ऐसा है कि नहीं, बताइए। As the price of good X falls, demand curve extends to the right. Representing increase in quantity demanded due to increase in purchasing power due to increase in purchasing power and willingness to buy. तो जब किसी चीज की कीमत कम हो रही है तो डिमांड कर्व एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड, फैल रहा है। डिमांड कर्व किस तरफ फैल रहा है? राइट साइड पर। ये मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं आपको। और डिमांड कर्व का एक्सटेंड होना किस चीज को शो कर रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड के बढ़ने को। और क्वांटिटी डिमांड का बढ़ना क्यों है? क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है, और आपकी खरीदने की विलिंगनेस वो भी क्या हुई है? बढ़ रही है। ठीक है जी। तो यहां तक ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया। इसमें चौथा पॉइंट आएगा, और चौथा पॉइंट एक्सप्लेन करेगा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को। तो यहां तक मैं फिलहाल इसको स्टॉप करूंगा। कल मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करने जा रहा हूं। यस बेटा, कल इसको फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, फोर्थ पॉइंट से। आज तक ये 3 पॉइंट लिखवा दिए, कल लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे हम फोर्थ पॉइंट से, क्योंकि 4 पॉइंट जो है उसको तफसील चाहिए, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहां तक आप इन तमाम चीजों को जहन में बिठा दीजिएगा, चीजें पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कल मुझसे पूछिएगा, तो इसको यहां से कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके। ठीक है जनाब, इसको मैं यहाँ तक स्टॉप करूंगा, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।